बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपका खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और अगर आप लाहौर में हैं तो आपको स्मॉग परेशान नहीं करी होगी, वैसे तो कर रही है। हम सब जानते हैं जी, सर्दियों का आगाज़ होने वाला होता है और अब हमारे एक मौसमों में समहाउ एक और मौसम ऐड हो गया और वो स्मॉग का मौसम है। एंड दैट्स वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस एट द सेम टाइम। सर्दियों से के आगाज़ से कबल जहाँ पर हम बात करते हैं, लाहौर एक बार फिर जी जहरीली स्मॉग की लपेट में आ चुका है। इस वक्त जो सूरत हाल है, दर्जा हरारत में कमी हो और हवा की रफ्तार जो होती है वो सुस्त होती है, वी ऑल नो। लेकिन फ़िज़ा में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं वो समहाउ ज़मीन के करीब आना शुरू हो जाते हैं और जिससे हम स्मॉग की सूरत हाल देखते हैं और नतीजतन जो शहरी हैं उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। फिर हद निगाह का मामला शुरू हो जाता है, वो महदूद हो जाती है। ना सिर्फ ये, इस वक्त लाहौर में मुख्तलिफ़ मकामात पे हम सब जानते हैं तरक्याती मंसूबे भी जारी हैं जिनमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को समहाउ नज़रअंदाज किया जाता है। सड़कों की खुदाई से लेकर सीवरेज लाइंस की तनसीब हो, मट्टी हो, धूल हो, शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं और अब स्मॉग, फ़िज़ाई आलूदगी ये सब के भी इजाफे का सबब बन रहे हैं। इसी हवाले से हम आज बात भी करेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से और साथ साथ जो माहिर माहौलियात हैं डॉक्टर अनम तारिक हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनम, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। आपकी इजाज़त से ज़रा हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर लेते हैं। पहले जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद है। जाबिर वकास, ये मैंने जैसे कहा ना कि हमारे यहाँ मौसमों में एक और मौसम ऐड हो गया जी, कि अब हमें स्मॉग के लिए भी तैयार रहना है और अब ये मामला शुरू हो गया है। दो कि पंजाब हुकूमत ने कुछ ऐसी कैनन्स इंस्टॉल की हुई हैं, लेकिन कितना इम्पैक्ट उसका आ रहा है, क्या सूरत हाल है इस वक्त स्मॉग की? देखिए अरमला, इस वक्त तो अगर हम सबसे पहले लाहौर के फ़ज़ाई इंडेक्स की बात करें तो ये 250 से इस वक्त ऊपर है और पूरी दुनिया में इस वक्त आलूदा तरीन शहर के तौर पर लाहौर को देखा जा रहा है। लाहौर जो इसको पहले बागों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब शायद बाग इससे रूठ चुके हैं और इसकी फ़ज़ा जो है वो आलूदा पार्टिकल से भर चुकी है। अब यहाँ सुबह के वक्त अगर कोई यहाँ पे निकलेगा सैर करने के लिए कि वो अच्छी हवा का मज़ा ले सके, तो वो असल में वो आलूदा फ़ज़ा को अपने अंदर उतारेगा। उसकी वजह ये है कि जैसे आप खुद जिक्र कर रही थी कि नमी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनको डेंस कर देते हैं और उसके बाद जो है वो जिसकी वजह से जो आलूदगी है वो नीचे आना शुरू होती है और लोगों के लिए मसाइल का बाइस बनती है। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखा सके, तो ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है लाहौर के बीचों बीच जोहर टाउन में, जो कि रोड जो है वो शौक चौक से शौकत खानम हस्पताल की तरफ जाता है। उस तरफ जाने वाला इस रोड को बनने में तकरीबन इस वक्त 6 महीने लग रहे हैं और आगे अब कितना देर लगेगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ पे जो खुदाई हो चुकी है, यहाँ पे जो लाइन जो सीवरेज की डाली जानी थी, उसके साथ पानी की लाइन डाली जानी थी, वो अभी तक उसका सिलसिला जो है वो जारी है। और यहाँ पर खड़े होकर मुझे मुसलसल पिछले 10 मिनट से स्पिटिंग करना पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि मुसलसल ज़रात जो है वो मुँह में जा रहे हैं और यही सूरत हाल यहाँ से गुजरने वाले लोगों को फेस करना पड़ रही है। इस वक्त अगर हम बात करें पंजाब हुकूमत की, तो उनकी तरफ से बहुत सारे ऐलान सामने आए हैं, जिसमें ख़ास तौर पे ज़री इलाके को जो है वो जहाँ पे इस वक्त धान की जो फसल है, चावल की जो फसल है, उसे काट कर उसके बाद जो उसकी बाकियात था उनको आग लगाने का जो सिलसिला शुरू होता है, उसको रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो ऐसे भट्ठे जो कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी को अपनाए नहीं हुए, उनको जो है वो बंद किया जा रहा है। और इसके साथ जो गाड़ियां हैं जिनके अंदर से ऐसे ज़रात निकलते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स और हवा के पार्टिकल्स के साथ मिल के जो है वो जहरीली हवा क्रिएट कर रहे हैं, उनकी इंस्पेक्शन की जा रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जो है वो वक्त से पहले शुरू करना और एमरजेंसी बुनियादों पे शुरू करना ज़रूरी है। यूएनओ की जानिब से जो पाकिस्तान को 2 से 3 साल पहले एक हदायतनामा जारी हुआ था और जो एक वो इसमें पाकिस्तान को ये बताया गया था कि वो अगले 10 साल में अगर लाहौर को हेल्दी एयर की तरफ लेके जाना है तो वो एमरजेंसी बुनियादों पे जिन सूरत हाल पे काम करना पड़ेगा। अभी भी उस स्पीड से हम काम नहीं कर रहे। अगर उस स्पीड से भी हम काम कर रहे हैं तो तब भी 10 साल के बाद शायद जाकर ये कायम होगी ये बात कि लाहौर की फ़ज़ा जो है वो हेल्दी एयर
के तौर पे, हेल्दी इंडेक्स के तौर पे ठीक है। हम देख सकें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है वो इंतहाई आलूदा और परेशान बिल्कुल ठीक हो गया। सुबह के वक्त जो है वो बच्चे बहुत मुश्किलात हैं ज़ाहिर है। थैंक यू वेरी मच जाबिर वकास, बहुत शुक्रिया कि आप इस हवाले से हमें बता रहे थे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अनम भी चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समहाउ एक तो आलूदगी पहले ही ज़्यादा है, और अब वी ऑल नो कि ये वेदर वो क्रिटिकल वेदर है कि जिसमें हमें स्मॉग और फॉग और ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। उसमें एक कंस्ट्रक्शन एलिमेंट मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस चीज़ को एलेबोरेट करें मज़ीद कि स्मॉग का फिनोमेना जो है इसके लिए हम क्या इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जो स्मॉग का फिनोमेना है उसको एग्जैक्टली तो हम अवॉइड इस वजह से नहीं कर सकते कि टेम्परेचर इन्वर्जन तो होनी है। लाहौर एक ऐसा सिंक या बेसिन टाइप ऑफ सिटी है कि यहाँ पर जो हवा का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, और जो नॉर्मल मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं इसमें विंड की डायरेक्शन और स्पीड ये रोल प्ले करती है कि जो फ़िज़ा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर होता है उसको डिस्पर्स कर देती है। अनफॉर्चुनेटली लाहौर के केस में ये वाले फैक्टर्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं हैं, तो टेम्परेचर इन्वर्जन को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, स्मोक को अलबत्ता हम अवॉइड कर सकते हैं इसी तरीके से कि हर वो एक्टिविटी जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर पार्टिकुलेट मैटर और ये जितनी भी टॉक्सिक गैसेस एमिट हो रही हैं, हम उनको अगर किसी तरह से भी कंट्रोल कर लें तो स्मोक के ऊपर हमारा कंट्रोल काफ़ी हद तक एफिशिएंट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर अनम, थोड़ा सा अब मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन से लेकर दरख्तों की कटाई है, फिर हमारे नेचुरल जो डिज़ास्टर्स आए हैं उसने समहाउ बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट किया है। क्या फैक्टर्स हैं जो स्मॉग वाले फिनोमेना को मज़ीद ट्रिगर करते हैं? इसके अंदर सारे यही जो मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, जैसे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा होना और ट्रैफिक की बाकायदा जो हमारी व्हीकल्स हैं उनकी मेंटेनेंस ना होना। जितनी हैवी ट्रैफिक आप देखती हैं, ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो कई दफ़ा डे टाइम पे भी और इवन नाइट टाइम के ऊपर भी सिटी प्रेमिसेस में एंटर हो रहे होते हैं। इन व्हीकल्स की मेंटेनेंस नहीं है जिसकी वजह से इसके अंदर से पार्टिकुलेट मैटर व्हीकल और एग्जॉस्ट में से एमिट हो रहा होता है। इसी तरीके से जैसे आपने दरख्तों की कटाई की बात की, ठीक है, कुछ जगहों पे डेवलपमेंट के लिए दरख्तों का काटना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम एक दरख्त काटते हैं तो हमें 10 दरख्त मज़ीद लगाने की उसी जगह पर ज़रूरत है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि इस कंपनसेशन को किसी और जगह पे करते हैं, उस जगह की इन्वायरमेंट भी ख़राब हो जाती है और एयर क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें तो इंडस्ट्रीज़ के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है। ज़ाहिर है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो इंडस्ट्रीज़ अपनी अगर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर लेती है, कुछ ऐसा क्लीनर फ्यूल यूज़ कर लेती है, कोई ऐसे स्क्रबर्स इंस्टॉल करती है जो कि हवा के अंदर इन टॉक्सिक पार्टिकल्स को एमिट ना होने दे, तो हम काफ़ी हद तक स्मॉग के ऊपर जो है काबू पा सकते हैं, क्योंकि यही सारे वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि फ़िज़ा की जो क्वालिटी है, जो एयर क्वालिटी है, उसको ख़राब करने का बाइस बनते हैं। अच्छा डॉक्टर अनम, एक होती है माइक्रो लेवल के ऊपर एकदम बात, और ज़ाहिर है एक मैक्रो होते हैं, एक इंडिविजुअल और एक स्टेट लेवल के ऊपर। क्या चीज़ें हैं जो माइक्रो लेवल पे की जा सकती हैं और मैक्रो लेवल के ऊपर की जा सकती हैं? माइक्रो लेवल पे तो सबसे पहले यही कि हम मास ट्रांजिट यूज़ करें। अब हुकूमत ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इलेक्ट्रिक बसेस का। अगर हम इलेक्ट्रिक बसेस यूटिलाइज़ करते हैं और अपनी इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट ले जाने के बजाय उनके ऊपर जाते हैं, या फिर हम ई व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ कि लाहौर का वेदर ऐसा नहीं है कि हम सारे साइकिल्स के ऊपर मूव कर जाएं, लेकिन विंटर्स में ये काफ़ी हद तक डूएबल है। तो ये कम से कम हमारे एंड से एक इनिशिएटिव होगा कि हम अपनी इन्वायरमेंट के लिए, जैसे कहते हैं ना, कतरा कतरा समंदर बनता है, थोड़ा सा भी अगर इनपुट देते हैं तो हमारा आउटपुट जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। इसी तरह से अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो अगर वो खेतों में, स्पेशली जिस तरह हम चावल की फसल की बात करते हैं, आग लगाने के बजाय कुछ ऐसी मशीनरी यूज़ कर लेते हैं जो कि एट द स्पॉट फील्ड के अंदर ही जो रेजिड्यू होता है चावल का, उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो पीसेस हैं वापस सॉइल के अंदर कंपोस्ट होकर उसकी फर्टिलिटी को इन्हांस करता है, तो उसको आग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक इंडिविजुअल एफर्ट है। फिर इसी तरीके से एक माइक्रो लेवल पे एफर्ट है कि हम में से कितने लोग हैं जो वाकई लग कर दरख्त प्लांट करते हैं, और सिर्फ दरख्त लगाते ही नहीं, फिर बाद में उसको लुक आफ्टर भी करते हैं। तो अगर हम अपने ही स्केल पे ये छोटे छोटे से एफर्ट देना शुरू कर दें तो उसका आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं मैक्रो लेवल की या स्टेट लेवल की, लॉज पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी सक्सेसफुल नहीं है,
और इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल ना होने की वजह यही है कि हमारे लॉ और ऑर्डर में थोड़ा सा गैप आ जाता है। जहाँ पर पेनल्टीज़ इम्पोज करने की बात आती है, वहाँ पर जो इन्फ्लुएंशियल इदारे हैं या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, या उनके लिए टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करना पॉसिबल होता है तो वो टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करके कुछ हद तक अपनी फ़िज़ाई आलूदगी को भी कंट्रोल कर लेते हैं। बात आती है उन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की जो कि स्मॉलर स्केल पर हैं, जिनके लिए पोल्यूशन एबेटमेंट टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करना भी पॉसिबल नहीं है, या वो लोग जो कि ईंटों के भट्टे पे काम करते हैं, हर एक के लिए जिगजैग टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है। तो उस जगह पर हुकूमत उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकती है, उनको हेल्प आउट कर सकती है, ग्रांट्स प्रोवाइड कर सकती है, इंसेंटिव्स दे सकती है कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी छोड़कर ये अडॉप्ट करेंगे तो आपको टैक्स में इतना रिबेट मिल जाएगा, या हम आपको इस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर वो अपने पेनल्टीज़ को इतना स्ट्रिक्ट कर दें कि अगला वायलेशन करते हुए, पोल्यूशन एमिट करते हुए भी 10 दफ़ा सोचे कि ये कोई 500, 1000, 50,000 का मामला नहीं है, मुझे लाखों में फ़ाइन देना होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फिर वही बात है ना, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को हम मज़ीद स्ट्रिक्ट करेंगे, और इस सिचुएशन में ख़ास तौर पे बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल इशू, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान उन ममालिक में से, वी ऑल से हमेशा हम कहते हैं कि ये उन ममालिक में जिन पर सबसे ज़्यादा असर आ रहा है। अभी इंटरनेशनली भी हमें इस हवाले से मज़ीद एफिशिएंट होने की ज़रूरत है, डोंट यू थिंक डॉक्टर अनम? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली भी हमारा एक इमेज है, हमने क्योटो प्रोटोकॉल रेटिफाई किया हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट है, जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस हैं, सब के अंदर भी हमारी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, लेकिन समटाइम ये चीज़ें रेड टेप का एक शिकार होकर रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा एक इमेज पोर्ट्रे किया जाता है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसे ही आता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जैसे ग्रांट मांगने के लिए गए हैं, फंड्स मांगने के लिए गए हैं, उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जब तक यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, हम ग्लोबल कम्युनिटी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट कंट्री हैं। हमें कहीं ना कहीं अपने उन पर भी कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, अपनी पॉलिसी के अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनंत तारिक माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थी। स्मॉग के हवाले से हम बात करें, तैयारी हम सबको करनी है, स्टेट अपना काम करिए, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जैसे डॉक्टर अनम ने कहा कि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जब अपने तौर पे कर सकते हैं, एटलीस्ट हम बढ़ाने में नहीं, कम करने में नहीं, लेकिन इसको कंट्रोल करने में या रोकने में तो सब तक हेल्प कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अब हम कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। 2 के टेस्ट मैच देखना बड़ी हिम्मत का काम है, लेकिन टेस्ट मैच ही असल गेम होती है, ये मैंने हमेशा सुना है। लाहौर में जी जारी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट का तीसरे दिन का जो रोज़ की बात करेंगे, तो साउथ अफ्रीका को जीत के लिए मज़ीद 226 रन्स रिक्वायर्ड हैं, जबकि पाकिस्तान को कामयाबी के लिए 8 विकेटें दरकार है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में, आप सबको पता है, 378 रन्स बनाए थे। जवाब में जो मेहमान टीम है 269 रन्स पर आउट हो गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई और पूरी टीम सिर्फ 167 रन्स के ऊपर ऑल आउट हो गई। स्पिनर नुमान अली ने बड़ी जी शानदार बॉलिंग की। मैच में अब तक 8 विकेटें हासिल की हैं, जिसमें दूसरी इनिंग्स की 2 विकेटें भी शामिल हैं, और उन्होंने इकबाल कासिम का 37 ईयर्स का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में 9वीं बार एक इनिंग में 5 विकेटें लेने का कारनामा भी सरअंजाम दिया है। अब मैच कुछ सनसनीखेज कहले मरहले में दाखिल हुआ है या नहीं, और आज के दिन के खेल का नतीजा जो है वो खेल इनफैक्ट नतीजा खेज संभव साबित हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे। सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैच जारी है, टेस्ट मैच है, बड़ा पेशेंस, बड़े टेम्परामेंट का काम है, खेलने वालों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी। अभी तक आपको कैसा लग रहा है मैच, और क्या आपको लगता है कि आज का खेल कुछ नतीजा खेज होगा? सबसे पहले तो अरमला अस्सलाम वालेकुम। और आपने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को देखना बड़ा सबर आजमा काम है, तो आप तो जिंदा दिलों के शहर लाहौर में है, तो खैर आपने एक चांस मिस कर दिया है टेस्ट मैच देखने का। लेकिन बहरहाल आज अगर आपके पास वक्त हो तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आज होपफुली डिसाइसिव डे है और मैच का चौथा दिन आखिरी दिन होगा, क्योंकि पाकिस्तान को 8 गेंदों की ज़रूरत है। वो 8 गेंदें जब पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की बाकी 8 विकेटें हासिल कर ले, जनूबी अफ्रीका को 226 रन चाहिए। वैसे तो कोई इतना बड़ा हदफ है नहीं है, लेकिन जिस तरह का पिच डिटेरिएट हुआ है और जिस तरह पिच के ऊपर स्पिनर्स का बॉल घूम रहा है, जिस तरह स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, आसान होगा नहीं जनूबी अफ्रीका के लिए। बट इससे पहले मैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी को लेकर थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। इंतहाई मायूस कुन और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने।
एक मरहले पर सेकंड विकेट पर 161 की पार्टनरशिप फर्स्ट इनिंग में इमाम और कप्तान शान मसूद की, फिर छठी विकेट पर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की 163 रन की पार्टनरशिप, और पाकिस्तान की आखिरी 4 विकेटें सिर्फ 16 रन के इजाफे से गिरी। यही सूरत हाल पाकिस्तान को सेकेंड इनिंग में भी देखने को मिली, जहाँ पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें जो हैं वो 17 रन पर गिर गई। ऐसा लगा कि शायद ड्रेसिंग रूम में कोई बिरयानी की देग खुल गई थी। ऐसा लगा कि जो ग्राउंड में खेलता रह जाएगा उसको खाना नहीं मिलेगा। जिसने पहली इनिंग में रन्स कर दिए वो दूसरी इनिंग में रिलैक्स हो गया, और ऐसा लगा कि जिसने दूसरी इनिंग में रन्स कर दिए उसने कहा यार मेरा तो अगला टेस्ट मैच पक्का हो गया है, बस अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बारे में सोचना होगा, और जो T20 में हमारी बैटिंग के मसाइल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बल्लेबाज ले नहीं रहे, लंबी इनिंग खेल नहीं रहे, टीम के लिए खेल नहीं रहे, ये अब इस टीम में जो है वो एक बार फिर आवाज़ आने लगी है। बिल्कुल, यू आर सो राइट। और अब याहिया साहब, ये जो भी आप टेस्ट मैच की बात करें कि हमारा जो बैटिंग लाइनअप है वो लड़खड़ा जाता है, और ये हुआ है, आपने जैसे अभी खुद भी अपने एनालिसिस में कहा, ये सिर्फ हमारे इस फॉर्मेट का इशू नहीं है, ये तो आई बिलीव हमारे हर फॉर्मेट का इशू हो अब बन चुका है कि हमारा एक अगर कोई ओपनिंग पार्टनरशिप अगर अच्छी बन जाए खिलाफ तवक्को, तो उसके बाद जो आते हैं हमारे बैटर्स वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है सीन, बैक टू बैक हमारी विकेट्स गिरना शुरू हो जाती हैं। और यही हाल हम अगर टेस्ट मैच में देख रहे हैं, हालांकि अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी, उसके बावजूद अगर इस तरह होना, सो ये तो बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है समहाउ कि हम टेस्ट मैच में भी उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और T20 में भी और वनडे में भी। जी अर्मिला, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बड़े अफसोस की बात है कि दे आर प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनलिज्म का तकाजा तो यही है कि ये खिलाड़ी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, लेकिन हमारे खिलाड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे नहीं रहे। ठीक है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी इशू। अगर हमारी आवाज़ जारी है याहिया साहब तक, तो कैन यू हेयर मी सैयद याहिया हुसैनी? आई थिंक कनेक्शन का इशू है। उनके मुताबिक जी, अभी जो एनालिसिस उनका थोड़ा सा हमने सुना है, उसके मुताबिक ये कि पाकिस्तान का जो बैटिंग लाइनअप है वो समहाउ लड़खड़ा रहा है, और जब एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती है, एक टीम का मोमेंटम बिल्ड होता है, और कॉन्फिडेंस आता है बैटर्स के अंदर भी, जब वो पिच फेमिलियर होने लगते हैं, तो उसके बाद जो बैटर्स आते हैं वो उस तरह से उस चीज़ को कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं। और समहाउ यही फील हमने किया है अपनी इस मैच में। अगर पहला जो टेस्ट का तीसरा रोज़ का भी मैच है, इनफैक्ट पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स दोनों में हमें यही स्ट्रगल देखनी पड़ी। हालांकि विकेट अच्छी है पाकिस्तान की फेवर में, पाकिस्तान के हाथ में है मैच इनफैक्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये बैटिंग लाइनअप है उसका इस तरह से एंड पे परफॉर्म करना समहाउ बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे क्वेश्चंस को रेस कर रहा है उनके मुताबिक। सैयद याहिया हुसैनी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एंड आई बिलीव इस तरह का कोई इशू है। चलिए हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल हम ज़रा किचन का रुख भी कर लेते हैं, और किचन में आज हमारे क्या बन रहा है, शेफ़ अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैम, आप सुनाएं क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बन रहा है जी आपके मैम? किचन में? आज हम बना रहे हैं मैकाओ में जो हमारे नूडल्स बन रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त से मज़ेदार, और साथ में मैं फूड ट्रैफल बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने जेलीज बनाई हुई हैं, रेड कलर की है, ग्रीन कलर की जेली है, और ये घर में अमूमन हर किस्म के जो लोग हैं वो इसको खा के एंजॉय करते हैं। साथ में नूडल्स हैं, चाइनीज स्टाइल्स में होंगे, तो वो ये मैं बनाने जा रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें? इसके लिए मुझे कैप्सिकम चाहिए, रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम है, कैबेज है, अनियन है, और नूडल्स मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। फ्रूट ट्रैफल के लिए मैंने केक मंगवाया है, 2 टाइप्स ऑफ जेली हैं, तो मैं इसके साथ मिक्सअप करके आपको बना के खिलाऊंगा इंशाल्लाह। बेहतरीन। चलें आप अपने काम को जारी रखें, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। इंटरनेट के इश्यूज इतने ज़्यादा चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। वैसे तो हमें वार्न कर दिया गया था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होगा, लेकिन इसका असर हमारे शो पे भी हो रहा है। एनीवेज जी, चांदी जिसके हवाले से कभी हम इसे आम और सस्ती धात समझते थे, आज पाकिस्तान में जो सरमायाकार हैं उनकी नई पसंद बन चुकी है। सिर्फ चंद महीनों में इसकी कीमत में 40% से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। अब फी तोला जो चांदी है 6,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर फ़रोख्त हो रही है। ये इजाफा जी समहाउ मालियाती नहीं है, बल्कि सनती नौयत भी रखता है। दुनिया भर में चांदी की जो मांग है, खुसूसन सोलर, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल इंडस्ट्री में तेज़ी से बढ़ रही है, और इसी आलमी दबाव के साथ पाकिस्तान में जो रुपए की गिरती हुई कदर है, सोने की नाकाबिले बर्दाश्त कीमत है, मकामी सरमायाकारी के रुझानात हैं, उसने चांदी को एक महफूज सरमाया समहाउ बना दिया है।
मार्केट में सूरत हाल इस कदर बदल चुकी है कि लोग अब चांदी को किलो के हिसाब से ख़रीद रहे हैं। और ये मैंने बहुत सारे लोगों से अपने इर्द-गिर्द सुना कि आप चांदी परचेस कर लें, और इनफैक्ट ब्लैक मार्केट तक फाल हो चुकी है चांदी की। मगर अब क्वेश्चन ये है कि ये रुझान आम सारफ के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, या एक टेम्प्रेरी सा आप कह लें लोगों के अंदर एक क्रेज़ या एक्साइटमेंट है इसको लेकर, जो मईशत के गहरे मसाइल के समहाउस को इंडिकेट कर रही है। इस पे हम बात करेंगे। कोमल कैनेथ शकील हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच कोमल, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये एक नया ट्रेंड आया है समहाउ जी, चांदी के अंदर इन्वेस्ट करने का। बहुत सारे लोग चांदी ख़रीद रहे हैं। पहले ये होता था जी गोल्ड ख़रीद ले, इसकी कीमत बढ़ेगी, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट समहाउ। आप लोगों का रुझान बदला है। इज़ इट टेम्प्रेरी है या वाकई लॉन्ग टर्म अच्छी एक चीज़ हम ट्रेंड देख रहे हैं? Thank you so much. Assalamu alaikum. बिल्कुल, I'm doing well and good to be on your show. So मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ कि एक टिपिकल इन्वेस्टर बिहेवियर है जब आप अपने इर्द गिर्द की कॉन्टेक्स्ट को बहुत अनसर्टन फील करें। एंड आई थिंक इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट्स। आप अगर यूएस चाइना की ट्रेड वॉर्स को देखें, उससे क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो रही है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के ऊपर असर आ रहा है। पाकिस्तान ऑब्वियसली एक ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है तो उस पर भी असर आता है, बट ओवरऑल दुनिया में भी जो रिस्की एक इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ से रुझान हट के सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहा है, बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी है। उसमें आपके सिक्योरिटी के हालात भी हैं, जिस तरह गजा फ़लस्तीन में तो जो जंग के हालात हुए, फिर अभी विद इन पाकिस्तान भी हम देखें वेरी क्लोज टू होम, जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो हम इंडिया के साथ क्लैश करे थे, अभी हम अफगानिस्तान, तो हम अपने ही रीजन में अपने नेबर्स के साथ भी एक अनसर्टन सिचुएशन में। तो इस वक्त ये बिहेवियर बड़ा टिपिकल है। इसको टेम्परेरी कह सकते हैं, रिएक्शनरी कह सकते हैं। ये दुनिया भर में इन्वेस्टर्स इस तरह से रिएक्ट करते हैं जब आपके इर्द गिर्द इस किस्म के हालात हो जाए जिसको आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि बिल्कुल इकोनॉमी एज वी नो इट माइट क्रैश। तो ये फिर लोग इस तरीके से होर्डिंग करना शुरू करते हैं, और बिकॉज गोल्ड ऑलरेडी एक तरह से अपने हाईएस्ट एवर लेवल्स पे ऑपरेट कर रहा है, नेक्स्ट मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट सीम्स टू बी सिल्वर। चांदी के अंदर लोग इन्वेस्ट करने शुरू हो गए हैं, लेकिन हर तरह की कमोडिटी के अंदर इंटरेस्ट देखना, अगर ये परसिस्ट करती है सिचुएशन, तो लोग हो सकता है कि और मतलब आटा, चावल, चीनी, दालें ये भी स्टोर करना शुरू कर दे, बिकॉज पीमेक्स इज व्हाट कमोडिटीज के अंदर जो है वो कुछ भी ऐसी चीज जो आपको फिर सपोर्ट करे। इट हैज हैपेंड बिफोर, इट कैन हैपन अगेन। सो मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ कि इट्स मोर ऑफ अ रिएक्शन एंड लेस ऑफ अ न्यू फाउंड इंटरेस्ट। इट्स अ टिपिकल इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन में खड़ा है, बिकॉज इस वक्त हम स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट देख रहे हैं वो बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आप ये हाइपोथेसिस लेके चलें कि लोग अनसर्टेनिटी पे रिएक्ट कर रहे हैं और इसलिए सिल्वर में जो है वो इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, या हार्ड या सेफ इन्वेस्टमेंट्स में, तो एक तरफ फिर आप स्टॉक मार्केट को देखें कि वो सर्च करती जा रही है हाईएस्ट एवर। तो आई थिंक एक जगह हम जहां ग्लोबल न्यूज़ पे भी रिएक्ट कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी रिएक्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आल्सो बेस्ड ऑन सिमिलर न्यूज़। अभी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की स्पीच पे तो एक बहुत ओवरवेलमिंग मोहब्बत का इजहार हमें अमेरिका की तरफ से मिल रहा है। उसके साथ फिर हम I was so scared of that statement honestly. पता नहीं, every Pakistani should be happy about it, but somehow I was very skeptical and scared कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी दुनिया में क्या statements आ रही है, you know? ये बिल्कुल आपका बिल्कुल जायज़ है इस तरह का इमोशन फील करना, बिकॉज हम जब देखते हैं पास्ट में यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप को, तो so many words have been said, but have they been translated into something tangible? फिर हम अगर टैरिफ्स को देखें तो फिर वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात करें, तो अगर सिर्फ आपने लफ्जों से ही मोहब्बत का इजहार करना है तो वो फिर शायद मे बी इट वोंट रिजल्ट इन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स या द कॉन्फिडेंस दैट वी शुड हैव। बट फिलहाल पाकिस्तानी इन्वेस्टर बहुत ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहा है, तो वो आई थिंक जहां मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तरफ रुझान है। हम क्रिप्टो में भी देख रहे हैं, मैं कल देख रही थी वो हमारे जो मिनिस्टर हैं क्रिप्टो के, वो बता रहे हैं कि 40 मिलियन तो आप पाकिस्तानी यूजर्स हैं क्रिप्टो के, और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए। तो ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तानी अवाम, यूथ स्पेशली, दे आर नाउ बिकमिंग मोर इन्वेस्टमेंट savvy, एंड डेफिनेटली जो सिक्योरिटी की इस वक्त रिस्पॉन्स हमने देखा है अपने इदारों की तरफ से, वो भी बहुत मुस्बत है, और कॉन्फिडेंस ही उससे आएगा कि
यस वी आर, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का सिक्योरिटी का ही रहा है, और इस तरह की जो जब हालात के अंदर जिस तरीके से डील किया गया और पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ फर्म हैंड, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द लार्जर पिक्चर कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो हर तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर अब जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा कोमल, मैं एक क्वेश्चन पुट करना चाहती हूँ, बिकॉज आई बिलीव आपने भी बात की कि ये एक नया ट्रेंड हम समहाउ देख रहे हैं, एक मोर रिएक्टिव अप्रोच है इन्वेस्टर्स की। बट पास के अंदर हमने देखा कि जब रियल स्टेट का एक बूम आया तो एवरीवन वाज इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट, राइट, और बहुत लोगों ने उसमें पीपल मेड हेल ऑफ अ मनी आउट ऑफ इट और सारा कुछ किया उन्होंने। बट अब रियल स्टेट का एक जो सेक्टर है वो अच्छा खासा डाउनफॉल का भी शिकार है समहाउ। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनकी इन्वेस्टमेंट समहाउ स्टक हैं। इसी तरह हमने गोल्ड के हवाले से देखा कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको समहाउ फ़ायदा हुआ, फिर एक जो कि लोग स्केप्टिकल थे कि अच्छा पता नहीं क्या होगा। ये जो ट्रेंड बदल रहा है, और जैसे आपने कहा कि हमारे यूथ या यंगस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो है या उस तरफ आ रहे हैं, लेकिन इसमें सर्टेनिटी या लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट कि आपकी स्टेक पे ना लगे कोई चीज़, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये अवेयरनेस डू यू थिंक कि है यूथ के अंदर? सरमायाकार तो ऑब्वियसली पूरी होमवर्क के साथ ही करता है। I think even अगर बहुत मतलब market forces are very much, I think they have a self-correcting mechanism, at least this is the school of thought that I subscribe to. तो उसके अंदर मेरे ख्याल में जो क्या उसको कह सकते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, वो दोनों इसीलिए मेरे ख्याल में एक हेजिंग बिहेवियर नजर आ रहा है आपको, जहाँ पे वो लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और साथ ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो। you know, ideally the portfolio approach is the best way to invest कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है कुछ आप हर तरह के एसेट में डालें ना। एक you don't put all your eggs in one basket, बड़ी कॉमन हर एक बेसिक इन्वेस्टमेंट 101 का जो है ये प्रिंसिपल है। तो उस तरीके से देखा जाए तो आई एम श्योर देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जनरली आई थिंक जो हमारी इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी है वो रिस्क अवर्स है। पाकिस्तानीज आर मोर कैश बेस्ड, जो ट्रेडिशनल हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, हार्ड इन्वेस्टमेंट्स में हम करते हैं। तो अगर हम यंग यूथ को देखें तो ऑब्वियसली उनका रुझान नई चीज़ों की तरफ होगा, और क्रिप्टो के अंदर ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स अनयूजुअली वो मिलते हैं, रिस्क भी उतना ही है, बट हाई रिस्क हाई रिटर्न, जहाँ पर भी आपको हाई रिटर्न प्रॉमिस्ड है वो फिर उसमें रिस्क तो लेना पड़ेगा। और जहाँ तक हम इन चीज़ों की बात करते हैं कि रियल एस्टेट का क्या हुआ, नेचुरली रियल एस्टेट जो एक एज अ सेक्टर उसमें बबल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि वो हुआ है। चाहे आप वेस्ट में देख लें, आप यूके में फॉर एग्जांपल फिलहाल रियल एस्टेट स्लम्प में चल रहा है बिकॉज उससे पहले एक बबल बना। तो पाकिस्तान भी उस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जिस तरीके से इंटीग्रेटेड है या कनेक्टेड है तो उसके अंदर सिमिलर पैटर्न्स हमें नजर आ रहे हैं। बट आई थिंक इट्स पिकिंग अप बिकॉज अभी जैसे cement sector is picking up or construction sector is picking up, so I think there might be some recovery on the way, but obviously you know जो थोड़े अमाउंट से शुरू की जा सकती है इन्वेस्टमेंट, जैसे कि स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो है, क्योंकि उसके अंदर आपको करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए की जरूरत नहीं है जैसे आपको हार्ड एसेट्स में चाहिए। तो उसमें इंटरेस्ट डेफिनेटली अब ज्यादा आएगा और आना चाहिए, बिकॉज दैट इज अबाउट यू नो द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कोमल, जब आप इन्वेस्ट कर भी रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे आपने कहा जब लोग करना शुरू करते हैं, मार्केट का एक रुझान एक स्पेसिफिक जगह पे आता है, जैसे हम पहले रियल स्टेट का आपने कहा दैट देयर वाज अ बबल एंड देन वी टॉक अबाउट क्रिप्टो, राइट, और फिर हमने गोल्ड, चांदी, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। जब एक ट्रेंड आता है फिर समहाउ उसके अगेंस्ट पॉलिसीज़ जो आती हैं वो डिस्करेजिंग हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो डोंट यू थिंक कि ये भी इन्वेस्ट करते हुए बहुत सारे लोगों को माइंड में रखना चाहिए कि यू नेवर नो कि कब कौन सी पॉलिसी आए और किसी के लिए वो सूटेबल हो सकती है और किसी के लिए नहीं? मेरे ख्याल में लोग नेचुरली रखते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं किसी किस्म का जहाँ पे आपका पैसा लगा होता है तो वो ऑब्वियसली लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं, एंड पीपल रिएक्ट, मार्केट्स रिएक्ट टू एवरीथिंग इंक्लूडिंग पॉलिसी मेजर्स। जब जैसे फॉर एग्जांपल जब आपका पॉलिसी रेट हाई होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट श्रिंक होने शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से जब ज़्यादा सख्ती आने लग जाए तो बिजनेसेस हट जाते हैं, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट। जब उसमें टैक्सेशन ज़्यादा होने लग गई या स्क्रूटनी ज़्यादा होने लग गई तो आपने देखा कि इन्वेस्टर्स स्टार्टेड टू पुल आउट।
So I think any intelligent investor would do that. But then of course uninformed investment करने वाले भी होते हैं, but उसका portion पाकिस्तान में मेरे ख्याल में I can't say because I don't have any numbers on it. But yes, always some portion of the economy might go unaware. उनको शायद ये education नहीं होती. लेकिन यहाँ पे फिर मेरे ख्याल में the role of the private sector, the role of other players in the market come in कि investor education जो है वो एक मेरे ख्याल में एक untapped market है. कुछ जिस तरह अभी इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं वो थोड़ा बात करते हैं, यूट्यूब पे लोग वीडियोस बनाने लग गए, मोस्टली बिकॉज वी आर अ यंग कंट्री, सो अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर डूइंग दैट. बट इन्वेस्टर एजुकेशन इज अ होल मार्केट इन इटसेल्फ, बिकॉज ये चीजें समझने के लिए आपको कुछ किसी ना किसी एक्सपर्ट की थोड़ी बहुत जरूरत है और वो आसान करके बताए. बट यूजुअली जो है वो बहुत एक्सपेंसिव समझा जाता है कि वो अब हम कोई हायर करें और वो हमें बताएगा तो हम इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ मेंटल ब्लॉक. So the more accessible you make investor education, reliable, reliable, credible in sources that can teach people about this, के different policies का आपकी investment पे क्या impact पड़ सकता है, आपकी income के accordingly, आपकी demographic profile के accordingly आपको किन चीजों में invest करना चाहिए. जैसे कि age के हिसाब से, for example, if you are a younger person, you can take on more risks, तो आप risky assets में invest कर सकते हैं, जो natural behavior भी और वो it makes financial sense as well. और पोर्टफोलियो अप्रोच को लेके चलना. बट द ओल्डर यू आर मे बी और इन द मिडल ऑफ योर लाइफ, सो यू विल मेक लेस रिस्की डिसीजन, सो आप शायद रिस्क अवर्जन पड़ जाए आपकी. तो ये तो जो इन्वेस्टर बिहेवियर है और इन्वेस्टर एजुकेशन है, दे गो हैंड इन हैंड. सो आई डोंट थिंक कि ये इन्वेस्टर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन इवन इफ दे वांट टू डू इट, it needs some kind of policy support, it needs some kind of support from other players in the market. Lovely, very well elaborated कि जो investor awareness है या ये जो market है इसको भी हमें ज़रा encourage करना है with education and awareness. In the end, कोमल, मेरी टीम की बड़ी मैं effort देख रही हूँ, उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या चांदी आने वाले वक्त में सोना बनने वाला है. I really want कि आप इस question को ज़रा address कर दें कि वाकई ऐसा होने वाला है. पहले तो इसका मतलब मुझे बताएंगे. मैं खुद बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि क्या चाह रहे हैं, इनको क्या लग रहा है कि चांदी सोना बन जाएगी. आप बताएं जरा. गोल्ड ऑब्वियसली हैज बीन एक ट्रेडिशनल हेज है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. जब अनसर्टेनिटी आती है मार्केट्स में, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आपकी अक्सर गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगी. एक ट्रेडिशनल वो हेज की तरह होता है, या फिर घट जाएंगी तो वो इन्वेस्टर यूज करता है. जहां तक नेक्स्ट बेस्ट थिंग है तो वो डेफिनेटली चांदी है, बिकॉज उसकी भी एक वैल्यू है. बट आई डोंट नो इफ इसका ये मतलब है कि उसकी प्राइस गोल्ड जितनी हो जाएगी. यही मतलब है कि इसकी प्राइस गोल्ड जितनी हो जाएगी, यही आई गेस मतलब है जिसने लिए है. इंट्रिंसिक वैल्यू, दोनों चीजों की फर्क है और मार्केट अलग तरीके से किया है. लेकिन जैसे जैसे चीजें अनसर्टन होती है, वी नेवर नो. But I don't see that happening. इतनी uncertain political situation नहीं है. So बिल्कुल ठीक है. थैंक यू वेरी मच कोमल, बहुत शुक्रिया. कोमल कैरित शकील हमारे साथ मौजूद थी जी, माहिर मईशत, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने डिस्कस की. चांदी के अंदर उनके मुताबिक कि मोर रिएक्टिव अप्रोच है इन्वेस्टर्स की, क्योंकि जाहिर है जब इतनी अनसर्टेनिटी हो ऑन सो मेनी लेवल्स तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे होते हैं. सो या हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. जी ब्रेक के बाद वापस आ गए. बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले हम किचन का रुख करेंगे जहाँ पे शेफ़ अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है. खाना उनका बिल्कुल रेडी हो गया है और नूडल्स भी रेडी हो गए हैं, राइट? जी हाँ मैम, कहते हैं किसी के दिल में उतरना हो तो सबसे अच्छा उसको मज़ेदार खाना बना के खिलाया जाए. ऐसे ही मैंने ऑडियंस के लिए रेसिपी शेयर की है और साथ में आपको खाना बना के दिखाया है. ये हमारे पास है फूड ट्रैफल, गार्लिक बटर सॉस और मिकाओ चाइनीज नूडल्स. ये आप ट्राई करें, बहुत ज़मी और बहुत मज़ेदार. मिकाओ चाइनीज नूडल्स की रेसिपी तो हमें बताएं. जी हाँ, इसमें मैंने नूडल्स ऐड किए हैं, बेल पेपर, ग्रीन, रेड, येलो, कैप्सिकम है, अनियंस है. गार्लिक के साथ हमने इसको सोते किया है. सोते करने के बाद हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं जो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी ले सकते हैं. और हमने फूड ट्रैफल ऐड की है. फूड ट्रैफल में वनीला कस्टर्ड है, जेलीज है और डिफरेंट फ्रूट्स, इसमें मिक्स फ्रूट का कहना आता है, वो हमने यूज़ किया है. गार्लिक बटर सॉस में हमने गार्लिक बटर यूज़ किया है, गार्लिक चॉप किया है एंड देन कुछ स्पाइस ऐड किए हैं.
और बड़ा यमी सामने इसको टेक्सचर दिया है। Perfect. आप इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, इतनी अच्छी रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर की जी। अब हम बात करेंगे 15 अक्टूबर को जी हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देही ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका पर्पस भी यही है कि देही इलाकों में जो बसने वाली ख़वातीन हैं ज़राअत, खुराक की हिफाजत, कम्यूनिटी की मजबूती हो, ख़ानदानी खुशहाली में अहम किरदार है, उसको उजागर किया जा सके। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पे देही ख़वातीन ज़रूरी मजदूरी का तकरीबन 70% हिस्सा अदा करती हैं, मगर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें से कम उजरत है, कम नुमाइंदगी हासिल है, वो तालीम, सेहत, ज़मीन के हकूक़, क़यादत जैसे बुनियादी शोबों में साख्ती तौर पर कहा जाए महरूम है। पाकिस्तान में जहाँ 60% से ज़्यादा आबादी देही इलाकों में रहती है और ख़वातीन गैर रस्मी ज़रूरी मईशत में अपना किरदार अदा कर रही हैं, ये मसला सिर्फ आलमी मौजू नहीं है बल्कि मकामी बहरान भी है जो आवाम की नज़रों से ओझल है। आज इस सेगमेंट में इस दिन के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की देही ख़वातीन को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, इनकी मुश्किलात हैं, टेक्निकल पहलू हैं, आइंदा के मुमकिन मसाइल हैं, उस पर भी बात करेंगे। बड़ी पर्टिनेंट गेस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सईदा गुलाम फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं जी, और BLP को हेड कर रही हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, इसके अलावा दीगर मामलात हो, उसको बड़े बेहतर अंदाज में एडवोकेट भी उसके हवाले से करती आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। इसके साथ साथ नौशीन फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं जी, ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं और अपने इलाके की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है, हमें ज्वाइन करिए। आपका भी बहुत शुक्रिया नौशीन फातिमा साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। आगाज़ में सईदा गुलाम फातिमा साहिबा आपसे करूँगी। ये आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप तो बड़ी एडवोकेट रही हैं इन सारे मामलात को, आपने ख़ुद भी इस सफ़र से गुजरी हैं और अब आप ख़वातीन को भी एज अ गाइडिंग लाइट आप समहाउ उनके लिए हेल्प करी हैं। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, और ये आपका विज़न है कि आज जबकि देही ख़वातीन का एक इंटरनेशनल डे दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन शायद हमारी उन ख़वातीन को पाकिस्तान के अंदर तो मालूम ही नहीं है कि आज उनका दिन है। तो ये सबसे बड़ी तो ये हमारी एक अलमिया है, और मैं ये समझती हूँ कि उन ख़वातीन को भी आज आगे ही देनी चाहिए, और ये ना सिर्फ गैर सरकारी अदारे, ये हमारी हुकूमतों की भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया कि जनूबी एशिया में 70% ख़वातीन जो हैं वो ज़राअत के शोबे से जुड़ी हुई हैं, जबकि अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हमारी 64% ख़वातीन जो हैं वो ज़रूरी एग्रीकल्चर जो है उसके साथ मुंसलिक है, और इन ख़वातीन को जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बेशुमार हैं। उनका आज थोड़े से वक्त में अहाता करना बड़ा मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करूँगी कि वो जो गोबर के ओपले बनाने से लेकर ये ख़वातीन लकड़ियाँ काटती हैं, ईंधन के लिए चुनती हैं, फिर इनको एक ही वक्त में दोहरे तेरे और चौरे किस्म के तशद्दुद का सामना होता है। इन्होंने बच्चों को भी जन्म देना है, इन्होंने बच्चों को भी पालना है, इन्होंने ख़ानदान को भी खिलाना है, फीड करना है, और इन्होंने मज़दूरी भी करनी है। और ये वो ख़वातीन हैं जिनके काम की कोई शनाख्ती नहीं है। हमने इनको मज़दूर माना ही नहीं है, ना शौहर मानता है, ना बाप मानता है, ना बेटा मानता है, और ना भाई मानता है। ये वो ख़वातीन हैं, बहुत वल्नरेबल हैं। ये जब भी इनके साथ, चूँकि जब आप देखें कि हमारी इकनॉमिक में, मईशत में ये एक रीढ़ की हैसियत रखती है। बिल्कुल ऐसा है। मैं पूरे पाकिस्तान में काम करती हूँ, और मेरा काम, मैं बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान BLLF के साथ गुज़श्ता 30 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रही हूँ, और मैंने इस सारे अरसे में मैं इन ख़वातीन के साथ जुड़ी हुई हूँ। बेसिकली ये जबरी मुशक्क़त का शिकार है, ये फोर्स्ड लेबर करती हैं, और ये इनको जो मजदूरी है वो इनके हाथ में नहीं मिलती, ये भी एक मसला है। देखें आजकल दुनिया के अंदर केयर वर्क की बात हो रही है कि जो खातून है वो अगर अपने घर के अंदर अपने बच्चों को, उनकी देखभाल फैमिली की करती है तो वो केयर वर्कर है। यहाँ पर इन ख़वातीन को हमने कोई नाम ही नहीं दिया, कोई शनाख्ती नहीं दी, पता ही नहीं है कि हम इन्होंने करना क्या है। तो कहने की बात यह है कि इनकी ना कोई वेज है, ना इनकी कोई अपनी एम्पावरमेंट है, ना ये फैसले कर सकती हैं, ना ये ख़ुद वोट डाल सकती हैं। ये एक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये कहना कोई मेरे लिए आर नहीं है कि ये ग़ुलाम मज़दूर हैं,
और अगर हम इन ग़ुलाम मज़दूरों को शामिल करें तो जो पाकिस्तान में जो इंडेक्स है ग़ुलामी का वो बहुत आगे चला जाता है। और फिर बढ़ती हुई महंगाई और जो माहौलियाती एक बहरान है और उसको अगर हम देखें कि जब सैलाब आते हैं तो ये वो ख़वातीन हैं जिनको अपने फिर गांव छोड़ने पड़ते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट का शिकार हो जाती हैं और फिर शहरों में आकर और कैपिटल सिटीज़ के अंदर आकर फिर इनकी किस तरह से इनका इस्तेहसाल होता है, किस तरीके से इनको ये जिनसी तशद्दुद का शिकार भी होती हैं, ये मजदूरी भी करती हैं, ये मार भी खाती हैं, ये हर किस्म के तशद्दुद से गुजर के अनफॉर्चुनेटली गुजर रही मैं आपको इंटरप्ट करूँ, इसी बात को मैं आगे भी बढ़ाऊंगी, लेकिन मैं चाहूँगी मैं नौशीन फातिमा भी चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और माजरत के साथ कि हमने आपको थोड़ा सा इंतज़ार भी कराया, हमारे पास कुछ न्यूज़ चैनल की रिक्वायरमेंट्स होती है। एनीवेज नौशीन साहिबा, मुझे ज़रा ये बताइएगा, जैसे अभी ग़ुलाम फातिमा साहिबा ने भी बात की कि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज जिन ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है उनको तो ये ख़बर भी नहीं है कि उनके दिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बिकॉज समहाउ वो वही स्ट्रगल है, वही चैलेंजेस हैं जो अभी इन्होंने भी डिस्कस किए। मैं चाहूँगी आप भी, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा से हैं, आपने इस हवाले से काम किया है, आप हमें क्या बता सकती हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त मौजूदा अगर हम एनालिसिस लें तो? बिल्कुल, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जिस तरह ने कहा, आपके चैनल का शुक्रिया। दिन ऐसे ही उजागर होते हैं जब आप मीडिया के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। असल में जो जिस तरह आप 15 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, मेरा ताल्लुक जो है वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट से है, जिनको लोग कहते थे कि फाटा है वो मर्जर के बाद। लेकिन अगर कोई इलाका 80 साल 70 साल किसी ऐसे कानून के तहत रहे जो पाकिस्तान का आईनी ना हो, तो वो आपके बाकी इलाकों से बहुत दूर पहले मतलब पीछे रह जाता है। ऐसे ही जो मेरा इलाका है, वो जितनी भी आप शहरी और दरी ख़वातीन को तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी डिस्टिंग्विश कर दिया कि सहूलियात, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी खुराक, आपकी एजुकेशन, आपकी उजरत, ये जो है दोनों में फ़र्क है शहरी और देही में। अब मैं दरमियान में ये कहूँगी, जो मेरा इलाका है वो तो ये जो दही इलाके आपके एरियाज में आते हैं, हम तो उससे भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम इसको इस काम को अपनी मतलब ऐसे तस्लीम करते हैं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कमी है। हमें तो साइकोलॉजिकली ये चीज़ समझा दी जाती है कि कोई खातून अगर काम नहीं कर सकती तो वो तो फिज़िकली कमज़ोर है, उसको चाहिए अपने शौहर की दूसरी शादी करा दे। मैं चूँकि ग्राउंड बेस पे काम करती हूँ, ऐसी बच्चियाँ हैं जिनकी सिर्फ इसलिए उसको छोड़ देते हैं कि ये बहुत कमज़ोर है, बजाय इसके कि उसकी इलाज किया जाए, उसकी खुराक का ख्याल रखा जाए, वो दूसरी शादी करके ले आते हैं और उस बच्चे को डाइवोर्स कर देते हैं। अगर उसका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, इट्स ओके। इवन बाप भी शादी करते हुए ये चीज़ समझता ही नहीं है। यानी वहाँ जो हम फिज़िकल काम करते हैं वो तो हम लोग मेरी ख़वातीन उसको समझती हैं कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं बहुत नालायक हूँ, ये काम मुझ पे फ़राइज़ में है, अगर मैं ये नहीं करूँगी तो क्या करूँगी। वो तो इनको पता ही नहीं कि ये मैं मदद करवा रही हूँ, मैं पानी लाना मेरा काम है, क्योंकि वहाँ पे आपका ट्यूबवेल सिस्टम नहीं है, आपके ट्यूब्स नहीं है, वो मेरा काम है और मैं उसको बहुत मतलब अगर ना करूँ तो कौन करेगा वाली बात है। वो तो कोई मसला ही नहीं, घर के काम वो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं। मुझे तो उन ज़्यादतियों से भी वो गुज़रना पड़ता है जहाँ कुछ अरसे पहले, इस मर्जर से पहले, वहाँ पे घर में आके बीवी को मार दिया जाता था बाहर अपने दुश्मन को। बात ख़त्म, जिरगी पे बात ख़त्म, क्योंकि वहाँ पे तो गैरत के नाम पे हो गया। यानी ये जो है ये निचले दर्जे की वो गैर कानूनी जो या गैर इंसानी सूरत हाल से हम लोग जो है वो निपट रहे हैं। इसी दौरान जब हमारी लोकल गवर्नमेंट की जो इलेक्शन हुए, उनमें यानी आपकी ख़वातीन की नुमाइंदगी के नाम पर 70 साल की फ़ीमेल को लाया गया
और जो इस उसमें इलेक्ट हुई उसमें कुछ ऐसी हैं जो खुद वायलेंस का शिकार हैं। यानी आप जिसको लेके आते हैं कि ये मेरी रिप्रेजेंटेटिव है या ये मेरे लिए काम करेगी, वो बेचारी खुद वायलेंस का शिकार, इवन उसको पता ही नहीं कि मुझे काम क्या करना है। फिर जहाँ तक बात है कि एक दफ़ा मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई थी तो एक फीमेल थी, हमारे यहाँ पोस्ट कास्ट की जाती है, और अगर मेरे पास आज भी वो तस्वीर पड़ी है, और उसके हाथ इतने कटे हुए थे कि हमने उसको मतलब अगर जितने भी मरहम लगाते, मेरे ख्याल में महीने में वो जगह पे उसकी सेटिंग नहीं हो सकती थी। तो मैंने उसे कहा, जब आप इतना सुबह जाती हैं, ये काट के लाती हैं, फिर वापसी पे आप घर के काम करती हैं, कोई उजरत है इसकी? कहती हैं हाँ ना, मुझे एक सूट तो कम से कम मिल जाएगा। यानी ठीक है, मजदूरी आप मतलब अनफॉर्चुनेटली छूट जाती हैं। मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ, मैं चाहूँगी मैं ज़रा गुलाम फातिमा साहिबा का भी इस हवाले से पर्सपेक्टिव लूँ। ये भी एक दुनिया है जो कि शायद हम और मैं तो यहाँ बैठ के इमेजिन नहीं कर सकती, जो वो चैलेंजेस बता रही हैं, और ये वो चैलेंजेस हैं जो कि एक बेसिक ह्यूमन राइट के हैं। गुलाम फातिमा साहिबा बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त फरमाया है। वहाँ पर जो इन ख़वातीन के साथ जो सलूक किया जाता है वो तो जिरगे फैसले करते हैं, और उनके पास तो कोई आइडेंटिटी कार्ड या कोई इस तरह का वोट देने का राइट। अब वहाँ पर बहुत सारी इन जैसी तंजीमों ने काम किया है, लेकिन अभी भी कोई एक बड़ा डेंट नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पर कुछ फिर मजहबी अवामिल भी शामिल हो जाते हैं, और मज़हब के नाम पर भी हमारी ख़वातीन को, देही ख़वातीन को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा दबा के रखा जाता है। जहाँ तक बात है कि एजुकेशन का तस्वर नहीं है, लड़कियों के लिए एजुकेशन आप समझती हैं, अगर हम देखें तो मलाला यूसुफजई के साथ क्या हुआ, ये हुआ कि वो एक एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन एक्टिविस्ट थी और तालीम की बात करती थी बच्चियों की। तो वहाँ पर तो बहरहाल बहुत सारे मसाइल हैं, और इन मसाइल को जो है हम फिर मायूस भी नहीं होते, क्योंकि इस जैसी ख़वातीन और इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन और हम सब लोग जो है वो मिलकर इस पर बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी हौसला अफजा बात है। और मैं ये समझती हूँ कि एक दिन आएगा कि जब मैं भट्टों पर जाती थी, जब मैं ये खेतों में जाती थी, तो यहाँ पर ट्रैफिकिंग इन पर्सन भी बहुत ज़्यादा थी, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। और जब सज़ा देनी होती है इनके मर्दों को, सबसे 95% इरीगेटर तो इनके मर्द है, तो जब मर्दों को सज़ा देता है कोई मालिक, कोई ऑनर, कोई जिरगा, तो वो उसकी औरत के साथ ज़्यादती करते हैं, ताकि इसकी इज़्ज़त को जो है उसको किया जाए, और इज़्ज़त के नाम पर उसको फिर एक एक्सप्लॉइट किया जाए और इज़्ज़त के नाम पे उसको एक लेसन दिया जाए, ताकि कोई दूसरा फिर हिम्मत ही ना करे, सोचे भी ना। तो आप ये देखें कि जब बेटे के साथ हो तब भी वो एक औरत होती है, जब भाई के साथ हो तो तब भी औरत पिसती है, जब बाप के साथ हो तब भी औरत पिसती है, और शौहर के साथ हो तो तब भी औरत पिसती है। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है, और बहुत सारी बहुत ज़बरदस्त, बहुत नामवर, यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगी, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पौधा, समीना नज़ीर उनकी डायरेक्टर है, वो कॉन्फ्रेंस करती हैं अभी भी 13 से 15 तक इस्लामाबाद में। इन देही ख़वातीन की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, और वहाँ पर इसी तरह की आगे और इसी तरह इन औरतों को जो है एम्पावर करने की बात होती है। तो हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना, चूँकि चैलेंजेस बहुत है, और यहाँ तक हम कामयाब हुए कि 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल देही ख़वातीन का दिन जो है, ये भी एक बहुत बड़ा डेंट है। तो ये है कि जिस तरह के मसाइल हैं उसके साथ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, हमें इन ख़वातीन की एजुकेशन करनी चाहिए, और जब भी इनकी मेहनत इतनी होती है, और जब भी कोई कुदरती आफत आती है, जैसे सैलाब आ जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये ख़वातीन होती हैं, ये देही ख़वातीन, इनकी इकनॉमिक माशी हालत भी ख़राब होती है, और जैसा कि मैंने कहा कि इनको फिर डिस्प्लेस भी होना पड़ता है, और फिर ये जाकर अर्बन एरियाज़ में हर किस्म के तशद्दुद का शिकार हो जाती हैं। और जब अगर इनकी न्यूट्रिशन पे बात करें, इनकी सेहत पे बात करें, तो मेरे ख़्याल में अगर मेरे साथी मेरे से इत्तफाक करें
तो इन ख़वातीन की जो सिलेक्शन होती है शादी के लिए, उसका क्राइटेरिया ये है कि वो बहुत एक्टिव हो, वो बहुत सारे ये खेती बाड़ी के कामों में भी एक्टिव हो, और वो सेहतमंद हो, और वो बस एक मशीन की तरह आ जाए, ये उसका एक क्राइटेरिया होता है। और कमज़ोर को कहते हैं जी ये बड़ी कमज़ोर है, इसको ज़रा रहने दें। तो आप देखें कि हमारे यहाँ पंजाब के अंदर भी और सिंध के अंदर भी, मैं गिलगित बल्तिस्तान में भी गई और मुझे वहाँ जाकर बड़ी हैरानगी हुई कि जहाँ आज ख़वातीन की बहुत एम्पावरमेंट नज़र आती है, लेकिन इसके बावजूद आज भी वहाँ की ख़वातीन की ये ज़िम्मेदारी है। पता नहीं हमारी देही ख़वातीन को ये ज़िम्मेदारी उनके सर पे डाल दी गई और हमारी ख़वातीन ने वो ज़िम्मेदारी को कबूल कर लिया। अब वो ये समझती हैं कि यही उनकी ज़िंदगी है, ये उनका फ़र्ज़ है, यही उनकी इबादत है कि उन्होंने, मर्द उनके जो हैं वो बेहतरीन लिबास पहन के और बड़े चौधरी बन के और बहुत बड़ी शान के साथ फिरते हैं। मैं समझती हूँ कि उन मर्दों के लिए भी आज एक मैसेज है कि आपकी शान आपकी खातून के साथ है। आप अपनी अगर ख़वातीन की तरक्की की बात नहीं करेंगे, ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात नहीं करेंगे, उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखेंगे, उनके हकूक़ को पामाल करेंगे, तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता, आपका घर भी कभी तरक्की नहीं कर सकता, और आप कभी भी एक महज़ब कौमों की सफ़ में खड़े नहीं हो सकते। आज पाकिस्तान को जितने भी मुआशी चैलेंजेस दरपेश है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी ये 64% जो आबादी है ये बिल्कुल नज़रअंदाज है, निगलेक्ट है। तो आए मिल के हम सब इन ख़वातीन को एक कौमी धारे में लेकर आएँ और इनको एक बिल्कुल एक जिस तरह आम सिटीज़न होता है अपने पूरे हकूक़ के साथ, इनको वो हकूक़ हम दें, और वो हमें अपने से शुरू करने पड़ेंगे, अपने घर से शुरू करने पड़ेंगे, अपने आसपास से शुरू करने पड़ेंगे, तो फिर ये बात हमारी कहीं पर दूर तक जाएगी। और यहाँ पर मैं ये समझती हूँ, ज़रूरी कहना बात, मैं उन पार्लियामेंटेरियंस को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ, और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को जिनके लिए हमने बहुत एफ़र्ट की, हमने बड़ी कोशिश की जी, इनकी 33% नुमाइंदगी चाहिए। आज ये उनका रोल बनता है कि ये उनकी बेटरमेंट के लिए, उन ख़वातीन की जो है वो भलाई के लिए बात करें, और असम्बली के अंदर इस तरह की लेजिस्लेशन करवाएं बाकायदा कि ना इनके साथ कोई जिनसी तशद्दुद किया जाएगा, ना इनको बाकायदा इनकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, यहाँ तक कि निकाहनामा नहीं है इनके पास। ये जानवरों की देखभाल भी करती हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये खेती बाड़ी भी करती हैं, ये घर को भी संभालती हैं, इनकी कोई सेहत का भी नहीं ख्याल रखा जाता, कोई हेल्थ तक इनकी रसाई नहीं है, एजुकेशन तक इनकी रसाई नहीं है, किसी हुनर तक इनकी रसाई नहीं है, क्योंकि वो मजदूरी करें या हुनर सीखें, मजदूरी करें या तालीम हासिल करें। तो ये ईमानों में बैठे हुए जो साहिब इक़्तिदार हैं और बिल्कुल उनकी भी जिम्मेदारी हमारी ख़वातीन है, इन ख़वातीन से मैं अपील करती हूँ कि आइए इन ख़वातीन का हाथ थामें और इनके लिए बेहतरीन लेजिस्लेशन करवाएं, और ऐसी लेजिस्लेशन हो जो काबिल अमल भी हो। अच्छा नौशीन साहिबा, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, चूँकि अभी गुलाम फातिमा साहिबा ने भी बात की है। मैं चाहूँगी आप भी जैसे आपने कहा ऑन ग्राउंड सूरत हाल को देख रही हैं, आप काम कर रही हैं, आप अपनी ख़वातीन के लिए आवाज़ भी बुलंद करी हैं, इम्प्रूवमेंट आई है कुछ पहले से जो आप अभी जिन चैलेंजेस का जिक्र कर रही हैं? क्योंकि ज़ाहिर है एक ख़ातून को उसके राइट पता होना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर किसी को अपना हक पता ही नहीं है और वो उसको फ़र्ज़ या एक ज़िम्मेदारी समझ के कर रहा है, तो फिर उसके हवाले से क्या बात होगी और कैसे इनिशिएट होगी? कुछ ऐड ऑन करिए इसमें। आप जिस तरह बात कर रही हैं, मुझे पहले ये बताएं कि ये हक इनको कौन बताएगा? मेरे ख्याल में तो आपकी पढ़ी लिखी खातून, आपके शहर की पढ़ी लिखी खातून को भी हकूक़ का पता नहीं, जब तक वो किसी सोशल सर्कल में ना जाए तो उनको तो हकूक़ का नहीं पता होता, आपका करिकुलम कहाँ है। मेरे ख्याल में अगर आप तब्दीली चाहती हैं तो लेजिस्लेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग। इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है वो हमें मालूम है। मैं तो कहती हूँ कि कोई भी काम है तो वो ग्रास रूट लेवल से शुरू करें। आप करिकुलम चेंज करें, अल्लाह का वास्ता बीच में से चीज़ें निकाल दें, लोगों को उनके हकूक़ बताएं, लोगों को वहाँ पे बर्दाश्त करना सिखाएं, उनको इंसानियत सिखाएं, उनको हकूक़ बताएं, उनको आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत आसान अल्फाज में बताएं। ये चेंज है जो आएगा मेरे ख्याल में
क्योंकि एजुकेशन है, ये मैं नहीं कह सकती कि बिल्कुल कोई नहीं पढ़ा लिखा ट्राइबल एरियाज में, हमारे एरियाज में लोग पढ़ते हैं, लेकिन हक जानने के लिए फिर उन हकूक़ की पामाली ना हो, इसके लिए जो इखलाकी जो जदोजहद है ना, वो आपके मदरसे से होगी, वो आपके मसाजिद से होगी, वो आपके स्कूल से होगी, वो आपकी मीडिया से होगी, आपके ड्रामास में उन ख़वातीन को जो कि एम्पावर होती हैं, जो कि फ़ैसला साजी करती हैं, उनको कहती हैं घर तोड़ने वाली ख़वातीन हैं। आप जो फीड करवा रहे हैं लोगों के जहनों में सालों से, डाइजेस्टों से, ड्रामों से, अकबरी असगरी से, वो चीज़ें जो है वो तो आपको कहीं पे आप उस खातून को बना रहे हैं जिसको जुल्म सहना जो है वो सवाब है। ये आप जहाँ पे वो कहे कि यार ये चीज़ गलत है, जो चीज़ मुझे मज़हब ने दी है आप मुझे वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर जो मज़हब मुझे दे रहा है वो आप मुझे दे दें तो आप मुझे 95% तो आप मुझे दे दें हकूक़, लेकिन आपने तो मुझे मज़हब दो चीज़ों पे कह दिया है ना, कि एक मुझे पर्दा करना है, मैंने पर्दा नहीं किया तो मैं गुनाहगार, और दूसरा आपको 4 शादियों की इजाज़त है, रिलीजन इज़ फिनिश। बाकी हकूक़ तो आपने बताया ही नहीं है, और ना आप बताना चाहते हैं, ना मुझे मिंबर से मालूम हो रहे हैं। तो बात यहीं पे आ जाती है कि अब बुनियादी तब्दीली लेके आएँ। मेरे घर में अगर एक खातून है, वो सुबह गोबर भी वो कर रही है, फिर उसके बाद वो पानी भी ला रही है, फिर उसके बाद वो बच्चों को भी रख रही है, वो कपड़े भी धो रही है, वो उनको इस्त्री भी कर रही है, उसके बाद उसके पास मेरे ख्याल में अगर मेरे जैसे खातून जाएगी कि यार ये तो आपके हकूक़ हैं, आपको ये दे रहा है, वो कहेगा भाड़ में जो मेरे पास, आप इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट नहीं दे रहे, क्लाइमेट चेंज का उनको नहीं पता, वो एक ही रूटीन पे चल रही हैं। हम अभी लोकल गवर्नमेंट के उस पे हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें उनको किचन गार्डनिंग भी है, जिसके अंदर हमारे पास मिट्टी के बर्तन बनाना, मजरी, जो लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं बाहर ममालिक में, वो चीज़ बिजनेस डेवलप हो रही है। हमारे पास बहुत टैलेंटेड ख़वातीन हैं, लेकिन ये है कि ना तो उनको स्किल्स सिखाई जाती हैं, ना उनके स्किल्स को माना जाता है, और एक बहुत बड़ी बदकिस्मती हमारी, हम अगर कहीं पे वो उनके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनकी बनाई हुई चीज़ों को ज़्यादा लेके उनको बहुत कम उजरत देते हैं। ठीक है, इसलिए वो चीज़ जो है वो जो उनके स्किल्स हैं या उनकी जो मजदूरी है, उसको वो एहतराम नहीं मिला, या वेरी अनफॉर्चुनेट। सॉरी, यहाँ एक बात जल्दी से मेंशन करना चाहती हूँ कि आज का टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इन खवातीन को खेती बाड़ी के वो जदीद तरीके, वो ट्रेनिंग्स देनी चाहिए जिससे वो उनकी ज़िंदगी आसान हो, हाँ, और मुश्किल ना हो, उनकी एम्पावरमेंट हो, और वो मुआशी तरक्की में उनका फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और खुशहाल पाकिस्तान नज़र आता है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ नौशीन फातिमा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें ज्वाइन किया। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। मैंने सोचा कि प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, मेरे पास कुछ टाइम है, तो हम कुछ अखबार से खबरें पढ़ लेते हैं और आपको बता देते हैं कि आजकल क्या चल रहा है मुल्की सियासत के अंदर। दो कि हम आजकल कम बात कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन हम सब जानते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आज वज़ीर आला से उनको हल्फ लेने का हुक्म पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है, जबकि फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा है कि वो आइनी फ़र्ज़ अदा करेंगे। कल एक तकरीब में जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी फैसल करीम कुंडी साहब को कहा कि आप पहुँचे खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ जाएँ और अपना आइनी फ़र्ज़ जो है अदा करें, जिस पर कुछ तकरीब के दौरान ये मामला हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हुआ, जिसमें अली मीन गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दिया। उस इस्तीफ़े पे भी बड़े मामलात हुए, जी के हाथ से लिखा हुआ नहीं था, फिर साइन हुए, और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस का इशू आया। अब बिल आखिर नए वज़ीर आला मुंतखब हुए, और उसके बाद अब उनके हल्फ लेने के हवाले से कुछ बातें चल रही थी, और हल्फ आज फैसल करीम कुंडी साहब लेंगे। ये कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था जी। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ लाहौर के हवाले से भी आपको बता दें तो जो खबरें लगी हैं, अंदरून शहर की सड़कों के लिए जी 12 अरब रुपए का जो पैकेज है वो उसका ऐलान कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन है, पार्क होगा,
बच्चों के लिए मिनी ट्रेन चलेगी। ये एक पैकेज है 6 अरब 95 करोड़ की लागत से मिस्त्री शाह और जो इतराफ़ की सड़कें हैं उनको बनाने के हवाले से इस पैकेज का ऐलान किया गया है। दाता दरबार, भाटी चौक रीमॉडलिंग मंसूबा भी पेश किया गया है और इस 1 अरब 80 करोड़ से मुकम्मल होगा ये रीमॉडलिंग का मंसूबा। सो लाहौर, जो अंदरून लाहौर है, वहाँ जो सड़कों की सूरत हाल है उसको एक नया करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए समहाउ ये पैकेज का ऐलान किया गया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, और इस पे हम आपको बताएंगे ऑन एंड ऑफ कुछ खबरें जो हमारे पास चलती रहेंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।